नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नितेश गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं काजल निषाद जी। पेशे से अभिनेत्री हैं, नेत्री हैं, समाजसेवी भी हैं, कवित्री भी हैं और चित्रकार भी हैं। अब इतना ज़्यादा इनका इंट्रोडक्शन है तो अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दावा ठोक रही हैं समाजवादी पार्टी से, ये कंपियरगंज विधानसभा से। अब देखते हैं कि 2022 में मूड क्या है जनता का, लेकिन कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। काफ़ी प्रखर वक्ता है, तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। गोरखपुर लाइव्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे जो चैनल है ना, वो ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। और जो बड़ी चाटुकार मीडिया है जो सच्चाई को लगातार दबाती रहती है चेक लेकर, उनसे मैं हमेशा नाराज़ रहती हूँ। जैसे अभी एक हमारे भाई से वही बात हो रही थी। बिल्कुल, मैं चाटुकारों से हमेशा नाराज़ रहती हूँ। मैं चाटुकारों से हमेशा कहना चाहती हूँ पूरे देशवासियों को कि इनसे सवाल पूछे, क्योंकि ये तो सवाल पूछना भूल गए हैं ना चेक लेकर, तो इनसे अब देश जो है वो सवाल पूछेगा। इसलिए भाई मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, अब अपने सवाल पे आते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है। पहले आप कांग्रेसी थी, अब समाजवादी पार्टी की नेता बन गई। क्या लगता है बदलाव दोनों पार्टियों में, और 2022 को आप किस तरीके से देखती हैं? बदलाव दोनों पार्टी मतलब कौन सी दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं आप? पहले कांग्रेसी थी, हाँ। अब समाजवादी में आ गए। हाँ। दोनों में किस तरीके से तुलना करती हैं? हाँ, कि दोनों की तुलना है नहीं ना। कांग्रेस तो है नहीं जमीन पर, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। और समाजवादी की तुलना अगर आप देखेंगे तो अभी बीजेपी से अगर किसी की टक्कर है तो वो समाजवादी की ही टक्कर है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश को जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने निरुत्तर प्रदेश बना दिया है, तो इसको उत्तम प्रदेश अगर कोई बनाएगा तो समाजवादी बनाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी बनाएंगे। क्योंकि अब जन जन कहने लगा है कि बस साइकिल चलेगी नहीं, साइकिल दौड़ेगी। अच्छा काजल जी, ये बताइए, 2012 का चुनाव याद है हमें, कांग्रेस से आप यहाँ पे प्रत्याशी थी गोरखपुर ग्रामीण से। जी। चुनाव खैर आप वो नहीं जीती। अब 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है। आप उस दौर में भी गोरखपुर को देखी हैं और आज के दौर में भी देखे हैं। आज फिलहाल हम जहां आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको भी पता है कि चीज़ें चमक रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है या नहीं जाता है? क्या चमक रही है चीज़ें, क्या चमक रही है? मतलब ये श्रेय आप किस बात की कर रहे हो? गंगा में जो लाशें तर रही थी उसका श्रेय जो है योगी बाबा को दूं, या जो लाशें योगी जी दावा करते हैं विकास का, उसका? हाँ, तो वही विकास की मैं बात कर रही हूँ ना। विकास कौन सा विकास? गंगा जी में लाशें तर रही थी वो विकास, कि लाशें जो दफनाई गई थी वो विकास, कि लोग जो त्राहिमाम थे ऑक्सीजन के लिए वो विकास? नहीं, कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं मुझे बताइए। ये जो महिलाएं इतनी आत्महत्या कर रही, व्यापारी इतने आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ गोरखपुर में जो कानपुर के व्यापारी आकर उनकी हत्या हो जा रही है, वो विकास की बात कर रहे हैं आप? तो ये सरकार जो है उस विकास कैसे कहती है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, गोरखपुर एम्स ले लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उससे पहले भी तो एक एक्सप्रेसवे बना हुआ है ना, आगरा लखनऊ वाला, वो नहीं बना हुआ है? वहाँ पे जेट नहीं उतरे थे, वहाँ पे सुखोई विमान नहीं उतरा था, वो बना नहीं था क्या? और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन है ना। आगे काम बढ़ाएगा तो जो सरकार में रहेगी वो तो काम बढ़ाएगा ना। इतना श्रेय किस बात का भाई? मैं तो धन्यवाद करती हूँ योगी बाबा का। योगी बाबा धन्यवाद, आपने जो है वो अखिलेश जी का जो है कामों का खुद श्रेय ले लिया, इसलिए धन्यवाद। तो आपको लगता ही नहीं कि मौजूदा सरकार ने कोई विकास किया है? क्या विकास किया है मुझे बताइए ना। हाथरस का कांड बताऊं क्या? बदायूं का कांड बताऊं क्या आपको? कानपुर की घटना बताऊं जहाँ 7 बालिकाएं जो है वो गर्भवती हो गई थी, वो कांड बताऊं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते ये लोग। क्यों मौजूदा सरकार कहती है हमने अपराध पे लगाम लगाया? अपराध का ग्राफ पिछली सरकार की तुलना में देख लीजिए। रोजगार लोगों को दिया, 4.5 लाख रोजगार की बात करते हैं। अच्छा, तो आप लोग को ये नहीं दिखाई देता? नहीं, कहाँ पोस्टरों में, होर्डिंग्स में, बस के पीछे जा रही है बस, और बस में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश नंबर 1, और बस जो है लुढ़कते जा रही है गड्ढे में। वो वाला विकास की बात कर रहे हैं क्या? वो रोजगार की बात कर रहे हैं? जहाँ वो एक दुर्गेश नाम का वो जो लड़का था, उसको जो वीडियो आया था और मैं लेखपाल बन गया और मुझे नौकरी मिल गई, उसके बाद वो लड़का मिल ही नहीं रहा है, नेपाल भाग गया। काहे भाई? रोजगार मिला था, नौकरी मिली थी, करना चाहिए, तुम्हारे परिवार को पालना चाहिए ना। वो वाले रोजगार की बात कर रहे हैं क्या? झूठे प्रचार करने वाले रोजगार की बात कर रहे हैं क्या? कौन से वाले रोजगार की बात कर रहे हैं? और अभी आपने इससे पहले क्या कहा? इससे पहले मैंने कहा एक रोजगार, हाँ। और एक हमने कहा था कि जिस तरीके से सरकार विकास कर रही है, तमाम चीजों को काउंट करा रही है। अपराध कम करने वाली बात आपने कही। अच्छा, जो कासगंज में जो है अभी की घटना है, कासगंज में पुलिस प्रशासन के कस्टडी में एक 21 साल का लड़का जो है, उसने अपने ही रस्सी से, अपने जो हुड की वो रस्सी होती है हुडी वाली रस्सी से 2 फीट के नल में वो फांसी लगा कर मर गया। वो वाले विकास की बात कर रहे हो आप? वो वाले अपराध रोकने की बात कर रहे हैं क्या आप? आज की घटना, आजकल की घटना है, वो एक लड़का, कानपुर की घटना है, वो
श्रीवास्तव नाम है उस लड़के का, उसकी जो पीट पीट कर पुलिस ने हत्या कर दी, उसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी अब बात कर रहे हैं? कौन से अपराध? बड़े बड़े जितने भी आपके गैंगस्टर थे सभी जेल में हैं। जितने भी तमाम बड़े बड़े मुख्तार अंसारी से लेके तमाम बड़े बड़े जितने भी आप गैंगस्टर को ले लीजिए, सभी इस समय अंदर हैं। जितने कुख्यात अपराधी थे सभी डर के मारे अंदर हैं। अब ये सरकार तो ये दावा करती है कि अपराधी डर के मारे मतलब जेल में ही जाना चाह रहा है, बाहर नहीं रहना चाह रहा, कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो आप इसको नहीं देखती कि किस तरह? नहीं, कौन सी बात आप कर रहे हो? ये बात कर रहे हो जो योगी बाबा का अभी बयान आ रहा है कि पिछली सरकार में जो है वो निर्दोषों पर मुकदमा लगा दिया जाता था, उनको जेल में डालने का काम किया जाता था, वो वाली बात कर रहे हैं? या अभी अगर कोई एक जरा सा ट्वीट कर देता तो योगी बाबा को अच्छा नहीं लगता? अभी जो कुछ पत्रकार होते हैं वो जमीनी हकीकत दिखाने के लिए न्यूज इकट्ठा करते हैं जनता को दिखाने के लिए, तो यूएपीए उन पर जो लगा दिया जाता है। मतलब अभी अगर कोई ट्वीट भी कर दे, कोई सवाल भी पूछ दे, कोई आपसे कुछ बात भी कर ले तो आप मुकदमे लगा देते हैं। तो क्या आईना देखकर बोल रहे थे क्या योगी बाबा? किसके बारे में बात कर रहे हैं योगी बाबा? नहीं, किस विकास के बारे में बात कर रहे हैं, या किस बारे में बात कर रहे हैं? या अभी चुनाव आ रहा है तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले ट्वीट चले जा रहे हैं? या अमित शाह जी जो है वो भारत के आकस्मिक फंड से 40 लाख रुपए लेकर अपनी सभा करते हैं, और उस सभा में बोलते भी क्या है? हिंदू मुसलमान वाली बातें बोलते हैं। जैम क्या होता है? जैम क्या? जैम नहीं, जैम का मतलब क्या समझे हम? जैम का मतलब जे फॉर जसोदाबेन, ए फॉर अर्धांगिनी और एम फॉर मोदी जी समझे? या जे फॉर जाहिल, ए फॉर अनपढ़ और एम फॉर मूर्ख समझे? या जे फॉर जो और भी सारी चीजें हैं, मुकदमा, ये सारी चीजें, ऐसी कुछ चीजें समझे? हम क्या समझे? जेम फॉर क्या होता है? इनको कुछ मतलब नहीं है हिंदू मुसलमान करने से। या अभी की मैं बात करूं ना, ये मध्य प्रदेश में जो है 13 करोड़, वो भी भारत के आकस्मिक फंड से, मतलब एक राहत कोष होती है जो भारत की, वो जो जब हमारे भारत में जब कोई विपदा पड़ती है, आपदा पड़ती है, उस कोष से 13 करोड़ रुपए लेके एक सभा होती है, और वहां भी कुर्सियां खाली क्या देखे नहीं? आपके संज्ञान में तो वीडियो आया होगा ना? आपको लगता है कि इमरजेंसी फंड का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है? तो क्या इमरजेंसी फंड इनके सभाओं में क्या यूज होगा क्या? ये जो हमारी गाढ़ी कमाई है जनता की, और उस जनता की जिसने एक बार नहीं 2 बार प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम दिया, उस जनता की गाढ़ी कमाई से क्या आप सभा करेंगे क्या अपनी? और वो सभा जहां पे अब भीड़ भी नहीं जुट रही है, वो सभा जहाँ 2000 बसें आपको करनी पड़ रही है, 1600 बसें आपको करनी पड़ रही है, और बाहर से मतलब जयपुर से, कोई पंजाब से, कहाँ से आप इंसान को लाद के लेके आ रहे हो? कोई आपकी सभा में आने को तैयार नहीं क्या मोदी जी? और वो बसें अब आप कर रहे हो सभा में, तो तब आपने क्यों नहीं दी जब कोरोना काल चल रहा था? और तब आपने क्यों नहीं दी जब लॉकडाउन किया था और लोग पैदल निकल गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे? तब ये बसें कहाँ गई थी? तब तो आप झोली फैलाकर मुझे पीएम केयर फंड में फंड दीजिए, तब आप झोली फैलाकर फंड मांग रहे थे ना? नहीं तो मोदी जी मुझे ये बताइए, कितना नाटकीय ढंग से आपने अभी कोरोना को लेकर सरकार को घेरा, लेकिन आपको भी पता होगा कि देश ही नहीं विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की जो है सराहना की गई, योगी आदित्यनाथ की सराहना की गई, WHO ने भी सराहना कर दी। अच्छा, तो क्या लगता है कि इसमें भी मिली भगत है? मेरे ख्याल से भाई आप सोशल मीडिया नहीं देखते हो, आप मेरे ख्याल से चाटुकार मीडिया की ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और चाटुकार मीडिया ज्यादा देख रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। क्या आपने देखा नहीं है क्या सोशल मीडिया पर? आजकल सोशल मीडिया का जमाना मेरे भाई, टीवी तो कोई बाद में चालू करता है, मोबाइल तुरंत फट से चालू करता है, और मोबाइल में तुरंत जमीनी हकीकत आपको दिखती है कि उत्तर प्रदेश की छवि कितनी खराब थी। ये लोग जब ये कोरोना काल चल रहा था तो योगी बाबा अभी क्या बोलते हैं कि कोरोना काल चल रहा था तो हमने सबसे ज्यादा जो है वो मदद की, और बाकी विपक्ष जो है वो घर में पड़ा था। अरे योगी बाबा, संत हो आप ना, चोला पहने हो ना। और मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि हर चोलाधारी जो है वो संत नहीं होता है, हर चोलाधारी संत नहीं होता है। चोला जो है वो हिंदुओं का एक पवित्र वस्त्र है, उसको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। महंत है मंदिर के, बिल्कुल महंत है, इसीलिए तो कह रही हूँ, महंत होकर झूठ क्यों बोलना। महंत होकर आप संसद में रोते हैं, महंत होकर आप रवि किशन के मजाक उड़ाने पर, जब शमशान भूमि का उद्घाटन करने आए थे रवि किशन जी, और मजाक उड़ाने पर आप हंस रहे थे ही करके। अरे महंत है, संत है, इनको मोह माया से कोई लेना देना थोड़ी होता है, वो तो बहुत दूर रहते हैं इन सारी चीजों से। लेकिन राजनीति नहीं छूट रही है ना हमारे बाबा से। हमारे बाबा झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि कोरोना में हमने मदद की। अरे बाबा,
सबको पता है, सबको पता है। बंगाल में जो है ना बहुत अच्छे से रैलियां हो रही थी, मंत्री संतरी प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री सब गए थे और बंगाल में जो है खेला हुआ हो गया, यहाँ खदेड़ा होगा। अच्छा, जिस तरीके से एक संत हैं, महंत हैं योगी आदित्यनाथ, अब उनके अंदर इमोशनल नहीं है क्या? मान लीजिए अगर रोए हैं सदन में किसी बात को लेके तो रो नहीं सकते हैं, इमोशनल नहीं है क्या वो? भाई कुछ इमोशन भी इतने बड़े संत है। पहली बात तो ये है कि हम सारे लोगों को संत जी का जो है मान सम्मान करना चाहिए। पहली बात मोदी जी को भी तो करना चाहिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कल क्या हुआ था? कल पैदल चल रहे थे हमारे संत महात्मा, बिल्कुल पैदल चल रहे थे और मोदी जी जो है अपनी गाड़ी में एकदम अच्छे से सवार थे। कि उनको नहीं उनका आदर सम्मान करना चाहिए? उनको करना चाहिए कि नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो तो प्रोटोकॉल के तहत अपने गाड़ी में थे, आपको लगता है वो अनादर था? अरे बिल्कुल अनादर था ही ना, पूरे देश ने मजाक उड़ाया है। नहीं उड़ाया क्या? पूरे देश ने मजाक उड़ाया। चलिए मैं आप कह रहे हो कि संत है उनके अंदर भावना नहीं है, संत के अंदर देश के लिए भी तो भावना होनी चाहिए ना, मैं आपसे कह रही हूँ। देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, तो कंगना रनावत के ऐसे बयान पर कभी ट्वीट तो नहीं देखा हमने उनका कि भाई कंगना ने गलत बोला है? अरे मैंने तो ऑफर दिया हुआ था, मैंने तो ट्विटर पे ऑफर दिया हुआ था कि भाई बहुत बड़का ऑफर, बम्पर बड़का ऑफर कि मोदी जी योगी जी का कोई ट्वीट दिखा दीजिए कि कंगना के बयान पर आपत्ति जताई हो और 15 लाख ले जाइए। लेकिन किसी ने वो दिखाया नहीं हो तो ऑफर एकदम खाली चला गया। 15 लाख आप भी मोदी जी वाला देते कि कौन सा? अरे मोदी जी वाला ही देते ना, और कौन सा देते हैं? मोदी जुमला वाला। हाँ, तो आप मानते हैं इसका मतलब ना कि मोदी, वो तो अमित शाह ने खुद भी माना था ये चुनावी जुमला। तो आप मानते हैं ना कि अमित शाह बोल रहे थे जुमला है? तो मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि क्यों जनता से मजाक करते हैं, क्यों कहते हैं कि हाँ ये जुमला है? मोदी जी क्यों भावनात्मक एकदम भाषण देते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, 30 दिसंबर तक अगर मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर दीजिए, मैं वहां आ जाऊंगा। लोग चौराहे पे खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी तुरंत कह रहे हैं मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे लोग बर्बाद कर देंगे, मुझे लोग बदनाम कर देंगे। ओ सॉरी, बदनाम तो चलो पहले से ही है, तो मुझे बर्बाद कर देंगे लोग। हाँ, ये भाषण क्यों? मोदी जी क्या कर रहे हो आप? मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था मेरे भाई, उसमें मैंने कहा था, 4-5 दिन से ज़्यादा दिन हो गया होगा, मैंने कहा था कि क्यों ये भारत का मतलब बंटवारा हो गया है क्या? आप मुझे बताइए, भारत का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बंटवारा सा हो गया है। कि अगर कंगना रनावत ये बोली है कि भीख में हमको आज़ादी मिली है, भीख में हमको आज़ादी मिली और आज़ादी 2014 के बाद मिली, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, भाजपाइयों को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है देश को, आपत्ति है उन लोगों को जो सच को सच कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं, लेकिन भाजपाइयों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई दूसरे ने कह दिया होता मेरे भाई, 4 महीना मीडिया जो है वो व्यस्त हो जाता और बिल्कुल यहाँ मेरे घर के बाहर भी सड़क पर पूरे भाजपाई बिछ गए होते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो चाटुकारिता की गई उसका फल है कि उन पे कुछ जो है कार्रवाई नहीं की गई? तो चाटुकारिता ही की गई ना, नहीं तो इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी की कि भीख में हमको आज़ादी मिली है। मैं तो कहती हूँ कंगना, भीख में तुमको अवार्ड मिला, आज़ादी तो है वो छाती पर चढ़कर हमने ली थी, आज़ादी जो है हमने छीन कर ली है, तुमको भीख में मिला होगा अवार्ड। और लोग कह रहे हैं कि पद्मश्री अवार्ड जो है वापस दे दो, लेकिन ये बहन वापस देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मन बढ़ गया ना, और मन किस में बढ़ गया? सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो चाटुकारिता जो करेगा उसको अवार्ड मिलेगा, सोनू सूद को थोड़ी मिलेगा। चलिए अब यूपी पे आते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव पे गोरखपुर के कंपेयरगंज से आप तैयारी कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव की जो है यहाँ विजय यात्रा निकाली गई। किस तरीके से इस यात्रा को देखती हैं, लोगों में कितना उत्साह देखती हैं, और क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि गोरखपुर के जितने भी विधानसभा सीट है वहाँ पे बीजेपी ही परचम लहरा रही है, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव देख रही हैं आप? बहुत, इस बार परिवर्तन होगा, इस बार जो है ना खदेड़ा होगा, क्योंकि ये जो विजय रथ यात्रा निकला था वो जैसे लग रहा था ना कि सचमुच विजय हो रही है। बहुत सैलाब लोगों का, इतना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, आप देख रहे हो तो डर गए थे। ये भाजपाई तो बहुत अच्छे से डर गए थे, बाबा भी डर गए थे, तभी तो सेकंड यात्रा में पत्थर लगवा दिए कि अब यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। बहुत अच्छे से रैली सफल हुई है, अभी लगातार रथ यात्रा, विजय यात्रा निकल रही है, और अब जनता जो है ना वो दिल से अब चाह रही है कि हमें परिवर्तन करना है, हमें जो है वो सरकार को बदलनी है। जनता दिल से चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बननी चाहिए। अच्छा ये बताइए काजल निषाद जी, आप ही के समाज के एक नेता हैं संजय निषाद,
जी। 2017 में मुझे याद है कि सपा का साथ पकड़ा था, 2018 के उपचुनाव में, माफ करिए। प्रवीण निषाद उनके बेटे हैं जो अभी मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं संत कबीर नगर से। क्या लगता है कि 2018 में चुनाव लड़ते हैं सपा के बैनर तले गठबंधन करके, और 2019 में बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं कि जितने निषाद समाज के लोग हैं पूरे पूर्वांचल में, सब हमारे कहने पे जहां हम कहेंगे एक तरफा वोट दे देंगे। क्या लगता है, आप भी उसी समाज से आती हैं, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा है कि मुझसे आपने पूछा, किसी और समाज की कोई बेचारी लड़की या कोई और भाई होता उनसे पूछते तो शायद उनको नहीं ज़्यादा पता होता, पर मैं उस समाज की हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा समाज जो है वो बिल्कुल संजय निषाद जी से नाराज़ चल रहा है। क्योंकि समाज में एक कहावत अब गढ़ी गई है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको माननीय संजय निषाद जी ने ठगा नहीं। वो जो है वो चंदा जो लेते थे, वो आरती करवाते थे महाराज गिरिराज निषाद जी की, और थाली में जितना चंदा आता था, कोई अपने स्वेच्छा से 10 रुपया, 100 रुपया, 500, जो भी समाज जिस तरह से उनकी जितनी इच्छा शक्ति था वो देता था, वो सारा चंदा माननीय संजय निषाद जी बिल्कुल गटक जाते थे। लोगों को ये लगा था कि संजय निषाद जी है वो निषादों के बहुत बड़े नेता बन के उभरे हैं। जमुना जी के बाद अगर किसी का नाम था तो माननीय संजय निषाद जी का था। उनकी कोई भी आंदोलन होती थी, कोई भी रैलियां होती थी, मैं काजल निषाद भी उसमें हिस्सा लेती थी, क्योंकि वो समाज की बात होती थी। बढ़ चढ़कर हमें लगता था कि हमारी लड़ाई एक ऐसे नेता लड़ सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उनका बेटवा सांसद बन गया, खुद एमएलसी बन गए, घर भर को जो है इनको पद देंगे, उनको पद देंगे, अपनी वाइफ को लड़वाएंगे, अभी उनकी पतों को लड़वाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो फिर समाज का क्या हुआ? मतलब समाज के एक हाथ में लैलीपॉप दे दिया आरक्षण नाम का, और दूसरे हाथ से कहा कि हमारा बेटवा को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम घर भर को जो है नेता नेती बनाइए। तो समाज कहाँ जाएगा? आरक्षण का क्या हुआ? तो ये ठगने का काम किया है। सबको पता है, सबको पता है कि आरक्षण कौन देगा? जो सरकार जिसकी रहेगी वो देगा, जिसकी राज्य में सरकार रहेगी, जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी वो आरक्षण देगा। और भाई इतना जुनून भी तो होना चाहिए ना। संजय निषाद को वो जुनून ही नहीं है समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। वो सिर्फ आरक्षण का नाम लेकर, या एक तो और हमारे आए हैं उड़ते हुए, उड़ रहे आजकल वोट के छीनने के लिए बिहार से, माननीय मुकेश साहनी जी, वो फूलन देवी जी के नाम का जो है वो राजनीति कर रहे हैं। अरे फूलन देवी जी जो है वो हमारे निषादों की माँ दुर्गा है, थी, है और रहेगी, सब मानते हैं, सबको पता है। तो उनकी मूर्ति भी नहीं लगवा पाए माननीय मंत्री जी, और मंत्री जी बन रहे, मंत्री जी कह रहे हैं यहाँ हम सबको आरक्षण देंगे। अरे बिहार में तो आपकी सरकार है, सरकार में विलय किए हुए हैं, बिहार में रहते नहीं है क्या? निषाद, बिंद, केवट, ये सब मल्ला, ये सब रहते नहीं है क्या बिहार में? वहाँ तो आरक्षण दिए नहीं, अब यहाँ आरक्षण देंगे। संजय जी बोल रहे हैं हम आरक्षण देंगे, अपने ही सरकार से बतिया नहीं कर पा रहे हैं संजय जी। नहीं, संजय जी कह रहे हैं कागज तैयार है, टेबल पे रखा है, बस उठा के जो है अनाउंस करना। बस वो सब कुछ तैयार ही है उनका, बचपन से तैयार है, वो छोटे थे तब से तैयार है आरक्षण देने के लिए, तो दिलवा नहीं पा रहे हैं। तो ठग हैं क्या वो? हाँ तो ठगी है ना, वो तो कह रही हूँ कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको माननीय संजय निषाद जी ने ठगा नहीं। सब जानते हैं, सब जानते हैं, समझ गया, मेरा पूरा समाज समझ गया है। इसलिए समाज को अच्छी तरह से पता है कि भाजपा तो हमें कभी आरक्षण देगी नहीं। वो भाजपा जिस सरकार में माननीय हमारी वीरांगना फूलन देवी जी की हत्या हुई थी, और वो भाजपा जिसकी सरकार में वीरांगना फूलन देवी जी का हत्यारा छूट गया है, बरी हो गया है, अब उनका प्रचार अच्छे से कर रहा है, वो भाजपा हमें कभी आरक्षण देगी नहीं। भाजपा निषादों की कभी हितैषी रही नहीं है, पूरे समाज को पता चल गया है। लेकिन समाज को ये पता है कि समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो यातनाओं से छुड़ाए थे हमारी माँ दुर्गा फूलन देवी जी को, वो हमारे समाज का भला कर सकते हैं। अच्छा काजल जी, आपने कई जो है टीवी सीरियल्स किए हैं, भोजपुरी फिल्में की हैं, गोरखपुर के सांसद हैं और बड़े सितारे हैं, फिल्म सितारे रवि किशन जी, आप भी उसी इंडस्ट्री से हैं। अब तो खैर तमाम एक्टर एक्ट्रेस जो हैं अब अपना भाग्य आजमा रहे हैं राजनीति में। आप किस तरीके से देखती हैं मौजूदा सांसद जी को? सांसद जी है वो ठीक है, फिल्मों के लिए तो अच्छे थे, हीरो भी बहुत बेहतरीन थे, लोगों के दिल में बसे हुए थे। लेकिन सांसद जी जब से भाजपा के सांसद बने हैं तब से उनका ग्राफ थोड़ा कम हो गया है। स्पेशली तब जब शमशान घाट का उद्घाटन कर रहे थे और कह रहे थे यहाँ मरबत स्वर्ग में जइबा, ये जो बोल रहे थे, अरे कोई मतलब किस तरह का बयानबाजी कर रहे हो आप? ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? ये कोई डायलॉग बाजी चल रही है क्या? जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले आप डायलॉग बोल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि डायलॉग कहाँ बोलना चाहिए?
भाषण कहाँ देना चाहिए, जनता से किस तरह की बात करनी चाहिए। माननीय सांसद जी हो गए, थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए, थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए। सांसद जी कहते हैं सब गदगद है, हर हर महादेव। और अभी तो फिल्म चौरी चौरा को लेके, चौरी चौरा प्रतिकार को लेके फिल्म भी उन्होंने बनाया। कहते हैं तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छा, अगर गदगद है तो अभी अभी मेरे ख्याल से सुपड़ा साफ हुआ है ना भाजपा का, कहीं हुआ है ना भैया? अभी चुनाव हुआ था तो सुपड़ा साफ हुआ है ना। हाँ, उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ क्यों हुआ? सब हर हर महादेव गदगद थे और हर हर मोदी और घर घर कोरोना था, तो फिर सुपड़ा साफ क्यों हुआ भाई? सबको खुश हो जाना चाहिए था ना। तो सुपड़ा साफ करो और महंगाई कम करो सबसे पहले, और रोजगार देने की ये बात कर रहे हैं। बताइए, बेरोजगार कर दिया मेरे देश को, भूखमरी में मेरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, महंगाई में मेरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये रोजगार देंगे। सबको पता है वो 2 करोड़ रोजगार कभी नहीं मिलने वाले, वो 15 लाख कभी नहीं मिलने वाले, 100 स्मार्ट सिटी कभी नहीं बनने वाली, क्योटा कभी नहीं बनने वाला, और गंगा साफ कभी नहीं होने वाली। सबको पता है, जुमला है। अभी मेरे भाई ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा जुमला है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि रवि किशन जो है इतने बड़े फिल्म स्टार हैं, सांसद है गोरखपुर के, आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है कि उनके प्रचार करने से आप पर कितना प्रभाव पड़ेगा? और एक सवाल इसी में ये ऐड करता हूँ कि तमाम लोग जो है ये आरोप लगाते हैं कि जितने अभिनेता या अभिनेत्री हैं जानबूझ के राजनीति में जो है आते हैं ताकि उनको मलाई काटने को मिले। मतलब दोनों, अभिनेता वाला भी मलाई काट लीजिए और नेता नेत्री बन के भी। तो इसमें क्या फ़र्क समझती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उनके प्रचार करने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए कि जनता समझ चुकी है कि अब को किसको वोट देना है, किनको वोट नहीं देना है। कामों को, विकास को देखते हुए, यातनाएं जितनी सही है जनता ने, वो सारी चीज़ें देखते हुए जनता इस बार अपने विवेक बुद्धि से वोट करेगी। इसलिए उनके प्रचार करने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि गोरखपुर जो है वो मेरा घर है, मेरा ससुराल है। भगवा पार की जो है मैं रहने वाली हूँ, तो मेरा ससुराल है, तो ये तो मेरा घर है। तो यहाँ की तो मैं हुई, तो मैं चाहे अभिनेत्री रहूँ या अभिनेत्री न रहूँ, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा घर है। और दूसरी बात ये कि राजनीति में मैं कभी आना नहीं चाहती थी, राजनीति में कभी करना भी नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैं आई थी गोरखपुर में, यहाँ पे जैसे ससुराल में, तो देखती थी हमेशा बहुत दयनीय दशा है, विकास नहीं हुआ है, ये क्या हो रहा है, क्यों नेता इतने सारे यूपी से चुन के जाते हैं और इतने बड़े जनसंख्या वाला राज्य है, तो किसी को कुछ करना चाहिए था। तो संजय जी कहते थे कि इसलिए आपको एक राजनीति करनी पड़ेगी या चुनाव लड़ना पड़ेगा, कोई पद आप हासिल करोगे उसके बाद आप कोई कार्य कर पाओगे, नहीं तो बता दीजिए दर्शकों को, संजय आपके हस्बैंड का नाम है। हाँ। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होंगे कि लग रहा है वही संजय निषाद जी ने आपको जो है सजेस्ट किया था कि राजनीति करना। नहीं, मैं वो संजय निषाद जी की बात नहीं कर रही हूँ, ये हमारे हस्बैंड है, इनका नाम संजय निषाद है, वो वाले संजय निषाद नहीं। वो तो डॉक्टर होकर राजनीति करते हैं और ये डायरेक्टर है। हमारे संजय निषाद जी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और वो तो गीदड़ है, भगोड़े। हमारे वाले तो शेर है, और शेर पर सवार दुर्गा, हम सवा शेर, अगर आप समझे तो। और मैं यही कहना चाह रही थी कि उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, इस तरह से आप समाज सेवा करेंगे तो आपको कोई करने नहीं देगा, कोई चलने नहीं देगा, कोई रोकेगा, पुलिस प्रशासन रोकेंगे, नेता रोकेंगे, जिसकी सरकार है वो रोकेंगे। तो उससे अच्छा मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर आपको लड़ाना चाहे लोग तो आप लड़ लीजिए, और लड़ने के बाद जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिला और आपको एक पद मिला, उसके बाद आप सेवा करिएगा। तो मैंने कहा नहीं, राजनीति तो मुझसे होगा नहीं। मैं लापतागंज सीरियल कर रही थी और मुझे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता का कॉल आया था। मैंने कभी चप्पल नहीं घिसी, मैं कभी दिल्ली नहीं गई, किसी नेताओं से मिली नहीं, और उन्होंने सम्मान में जो है वो मुझे 2012 में कांग्रेस से मैं चुनाव लड़ी थी, गोरखपुर ग्रामीण का टिकट दे दिया। मैं बिल्कुल नई थी और मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद भी 9 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले थे कांग्रेस में, जहां जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग थे उनको 6000 2000 में सिमट गए थे, वहां मुझे 17000 प्लस वोट मिले थे। जनता का बहुत आशीर्वाद रहा। उसके बाद फिर हमने प्रयास किया कि ठीक है, इसी तरह से जो है जनता की सेवा होगी, इसीलिए मैं उतरी हूँ। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल पे आते हैं। अभी आपने कहा कि आपका घर है यहाँ पे, इसीलिए लोगों की सेवा करने के लिए आप राजनीति में आई हैं। 2019 का मुझे वो चुनाव भी याद है, लोकसभा का चुनाव हो रहा था। रवि किशन यहाँ के प्रत्याशी थे, सांसद से बीजेपी के। उन्होंने भी कहा मैं जीत जाऊँगा, हमने मकान ले लिया है, लोगों की सेवा के लिए अब यहीं रहूँगा। तो ये माना जाए कि जीतने के बाद आप भी यहीं रहेंगे, आप भी मुंबई, दिल्ली या फिर कहीं और? देखिए, पहली बात तो कि मैं जीत जाऊं, उसके बाद आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मैं जीत जाऊं और यहाँ ना दिखूं तब आप मेरी खोज में निकल सकते हैं, तब मुझे सवाल पूछो। लेकिन जो जीत गए हैं वो क्यों नहीं रह रहे यहाँ पे?
उनसे सवाल पूछिए ना, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और भाई वो भाजपा से लड़े हैं ना, भाजपा तो जुमलों वाली पार्टी है। अभी तो आपने कहा वो जुमलाबाजी वाली पार्टी, वो कहेंगे हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसा होता थोड़ी ना है। जीतने के बाद जो है माननीय सांसद जी थे कहाँ? कोरोना में लोग त्राहिमाम हो रहे थे, अस्पताल के लिए भाग रहे थे, ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, वेंटिलेटर्स के लिए, दवाई के लिए भाग रहे थे। महिलाएं गर्भवती थी और जब लॉकडाउन में चल रहे थे और रास्ते में जो है बच्चों को संतान को जन्म दे रही थी, कहाँ थे सांसद जी? गोरखपुर के। यहाँ लाशें जलाने को जो है वो शमशान भूमि जगह कम पड़ रही थी, वो शमशान भूमि का उद्घाटन करने वाले सांसद जी थे कहाँ? मजाक उड़ाने वाले सांसद जी थे कहाँ? यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी लोगों को लाशें जलाने के लिए। आपको तो लाशें जलाने पर लोगों को स्वर्ग पहुंचाना था ना, सांसद जी थे कहाँ? बात वही होती है ना, जीतने के बाद नेता होता कहाँ है? यहाँ पे हमेशा गलत होता है। यहाँ पे जनता को जो है वो नौकर समझ लिया जाता है और नेता बिल्कुल महान बन जाता है। नेता को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जनता के वोट, सहयोग, आशीर्वाद से ही वो नेता बना है और जनता के बीच में रहे, 5 साल रहे, दोबारा उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी डोर टू डोर, क्योंकि जनता बोलेगी ना, काम बोलेगा ना, तो जनता, नेता भाग जाएगा तो जनता बेचारी करेगी क्या? यही सांसद जी का हाल है। चलिए, सीटें कितना देखती हैं? आपके अध्यक्ष कह रहे हैं 350 पार, आप कितनी सीटें देखती हैं? बिल्कुल, अध्यक्ष जी ने कहा है 350 पार, तो 350 पार सीटें हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल खत्म करने से पहले, मीडिया से आपकी बड़ी नाराजगी है, अभी आप कह रही थी चाटुकारिता और तमाम चीजें जी। मीडिया की तुलना आप किस तरीके से करती हैं? कैसे अंतर कैसे करेंगी? चाटुकार मीडिया या फिर जो सवाल जवाब कर रहा हो, कैसे तुलना किस तरीके से करती है? और आपको एकदम सीधा कहिए कि ये मतलब इशारा किसके तरफ है, आप किसको निशान रख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि बड़ी बड़ी मीडिया वाले जो है, अर्नब गोस्वामी की ले लीजिए, सुधीर तिहाड़ी को ले लीजिए, उसका असली नाम मुझे नहीं मालूम। तिहाड़ी? सुधीर क्या नाम है उनका? चौधरी। सुधीर चौधरी, वो कुछ तिहाड़ जेल में थे, उनका ऐसा कुछ बैकग्राउंड है। या अंजना ओम मोदी को ले लीजिए, अंजना ओम, अच्छा वो खुद किसी में बोली थी ना अंजना ओम मोदी, इसीलिए। या जो वो रिंकी एक पापा को जो है अपना बुलेट में घुमाने वाली जो थे, उनका क्या नाम है पता नहीं। गोरखपुर की बेटी चित्रा त्रिपाठी नाम। हाँ, चित्रा त्रिपाठी जी को ले लीजिए। एक और रूबी का लियाकत जी है, उनको ले लीजिए। एक बेचारी जो कह रही थी कि आपको जो है इसमें जो है एक चिप लगी हुई है और यहाँ पे जो है सीधा ट्रांसमिट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके घूमते हुए शक्तिमान आएगा और शक्तिमान जो है वो साहब को ढूंढेगा, साहब विदेश में है कि देश में है, कि उसके बाद आपको अंदर गड्ढे में 2000 की नोटें मिली होगी, वो वाली, उसका भी नाम उतना। हाँ, श्वेता सिंह जी। ये सारे जो लोग हैं ये चाटुकार है, सीधा मैं कह रही हूँ। क्योंकि ये सवाल एक और अमीश देवगन है ना, जो कहते हैं भाषा की मर्यादा रखिए। अरे हाँ, बिल्कुल भाषा की मर्यादा रखेंगे गुल्लू, तुम्हारा नाम गुल्लू है सोशल मीडिया पर। हाँ, तो ये सारे लोग जो है ना चाटुकार एक नंबर के हैं। ये सवाल नहीं पूछते अपनी सरकार से, ये जनता के कभी हुए नहीं। चेक मिलता है ना मोटा मोटा, घर में ले जाते हैं चेक, है ना, तो अपनी माँ को, अपनी बहन को जब ये साड़ी देते होंगे गिफ्ट में, या दुपट्टा देते होंगे बहनी को, या चूड़ियाँ पहनाते होंगे बेटी को, तो इनकी बेटी, इनकी माँ इनको क्या कहती होगी कि बेटा चाटुकारिता करके ये पैसा लाए हो ना, तो ये सारी चीज़ अब तुम ही रख लो, तुम ही इसी के लायक हो। क्योंकि सबसे पहले ये कि सरकार में जो रहेगा उससे सवाल पूछा जाएगा, विपक्ष में रहेगा उससे नहीं। ये लोग एंकर कम और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा बनते हैं। आप देखिए ना, डिबेट भी देखते हो। भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 के बाद से मेरे घर पे टीवी नहीं है, कि टीवी चालू नहीं करते हैं ना हम लोग। क्या करेंगे, टीवी चालू करेंगे, न्यूज देखने का मन करेगा तो चाटुकारों लोगों का ही तुरंत फोटो आएगा और तुरंत यहाँ पे आएगा, चांद पे पहुंचे मोदी जी ने जिताया क्रिकेट, और मोदी जी ने देश का सपना साकार किया, मोदी जी की दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। ये कोई हेडिंग्स है? नहीं, ये कोई न्यूज़ है? ये कोई पत्रकारिता है? पत्रकारों को आप सुनिए, आप ऐसे भाई जो जमीनी स्तर पर जाके हकीकत आपके लिए लाते हैं उनको सुनिए। और भी जितनी चैनल है जो सोशल मीडिया पर अपनी चैनल चलाते हैं उनको सुनिए, वो जमीनी हकीकत दिखाते हैं ना। चाटुकारों की तरह स्टूडियो में बैठ के, एसी में बैठ के न्यूज़ नहीं दिखाते हैं ना। आप रवीश जी को सुनिए, अभिशार जी को सुनिए, अजीत अंजुम जी को सुनिए, और भी जो है प्रज्ञा मिश्रा जी है उनको सुनिए, और भी अच्छे अच्छे पत्रकार है, वाजपेयी जी है उनको सुनिए। ये जमीनी हकीकत भी दिखाते हैं, ये सरकार पर सवाल भी करते हैं। इनको लगता है विपक्ष गलत है तो विपक्ष को भी घेरते हैं, इनको लगता है सरकार गलत है तो सरकार को भी घेरते हैं। ये नहीं कि नहीं सरकार अच्छी है। कंगना ने बयान दिया ना तो कुछ
कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। मोदी जी की चाटुकार है क्या? हाँ मोदी जी की चाटुकार है तो सोच समझ के दिया होगा। अच्छा फलाने ने बयान दिया क्या? तो क्यों बयान दिया? हंगामा, 4 महीने हंगामा, माइक आपके मुंह में घुसेड़ घुसेड़ के आपका बयान लेंगे, यहाँ बिछ जाएंगे सड़क पर जितने भाजपाई है। वो हमारी एक बहन थी, क्या नाम था पता नहीं उसका, लेकिन गैस का बाटला वाटला लेकर घूमती थी और बिछ जाया करती थी। आजकल संसद में शायद कहीं बैठी हुई है, मुंह सिल गया। लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, मुंह सिल गया, नहीं बिछ रही है अभी कहीं। स्मृति ईरानी की बात। अच्छा हाँ स्मृति ईरानी, बिल्कुल स्मृति ईरानी, उनका आजकल सोशल मीडिया पर भैंसिया कुछ नाम है, इसलिए नाम याद नहीं आ रहा था हमको। तो वो जो है उनका मुंह सिल गया ना, अब नहीं बोलेगी। 13 रुपए में भाई साहब शक्कर दे रही थी वो, 13 रुपए में शक्कर देने वाली कह रही थी शक्कर खाओ मोदी जी को जिताओ। अरे कहाँ चली गई बहनिया तुम, कहाँ छुप गई हो, कहाँ मुंह छुपा के बैठ के? तुम्हारे लिए भी कोई वो चिप लगाए क्या? हम चिप लगाए ट्रांसमिट करके, चिप जो है वो तुमको ढूंढे। जनता ढूंढ रही है ऐसे नेता, ऐसे नेत्रियों को जनता ढूंढ रही है जिनको जनता ने जिताया है। ये जनता के बीच जाने का काम नहीं करते, सब चाटुकार है। काजल जी बड़ी बेबाकी से आपने हर प्रश्न का सवाल का जो है जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी जी धन्यवाद भाई साहब। और कितनी बार मैं हर बार कहती हूँ कि कैमरे के पीछे भी एक भाई है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। फ्रंट में हमेशा हम दिखते हैं, कैमरे के पीछे भी मेहनत होती है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका भी पत्रकार महोदय धन्यवाद। थैंक यू सो मच।